नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं शुरू करूंगा एनसीईआरटी की सीरीज, उसको मैं शुरू कर दिया हूं। और ये है एनसीईआरटी क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो जो है आई बटन पर आपको उसमें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप जाकर के देखो। और एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में। अगर आप तैयारी कर रहे हो आरओ की, आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, है ना। और अगर आपका जीएस वीक है जैसे मान लीजिए आपको जीएस समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या होता है। अब मैं जीएस पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2013 से जीएस पढ़ा रहा हूँ। तो मुझसे बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर बताइए, हम तो साइंस बैकग्राउंड, जीएस समझ में ही नहीं आता, पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है। तो उनके लिए भी एक रामबाण सिद्ध होगा कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और चैप्टर है आज का हमारा वायु। ठीक है, ये चैप्टर है, तो इसको जरा हम यहां पर देखते हैं। चलिए, ठीक है, ये चैप्टर है हमारा, ये एनसीईआरटी है। क्या लिखा है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है इसके चारों ओर आपको क्या मिलेगा? इसके चारों ओर साथियों आपको मिलेगा वायु की घनी चादर। इसी वायु की घनी चादर को ही हम क्या कहते हैं? इसी वायु की घनी चादर को ही साथियों हम लोग नाम देते हैं वायुमंडल। और जितने भी इस धरती पर जीव हैं उनके लिए वायु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सांस लेने में प्रभावी है। ठीक है ना, सांस हम इसी से तो लेते हैं, तो सांस लेने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये वायुमंडल की चादर ना हो तो दिन के समय में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि हम गर्मी से मर जाएंगे, और रात के समय में इतनी ज्यादा ठंड होगी कि हम ठंड से भी जम जाएंगे। यानी ये बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है ना, और यही वायुमंडल धरती को रहने योग्य बनाता है। ये पूरा पैराग्राफ हमें यहां पर बता रहा है। ठीक है ना। अब कैसे जो है हम दिन के समय में गर्मी से जल जाएंगे और रात के समय में ठंड से जम जाएंगे, वो देखो। देखो यहां पर लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विसरित होकर ऊष्मा को पृथ्वी पर आने से रोक देती है। ठीक है ना, आने से रोक देती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे ये क्या बताना चाहता है समझ लो। ये बताना चाहता है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक विशेषता है, वो है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है। ये क्या करती है? ये सूर्य से आने वाली गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और रात में जब इस गर्मी को निकलना चाहिए तो निकलने नहीं देती। इससे होता क्या है? इससे होता है ये कि धरती का जो तापमान है वो नियंत्रित बना रहता है। दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाती और रात के समय में बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती। और ठंडी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसको ठंडा होने नहीं देती। ठीक है ना, तो यही हमें बता रहा है। अच्छा, ये जो इसकी विशेषता है, ये जो इसकी विशेषता है साथियों कि ये ऊष्मा को लॉक कर लेती है, इसी विशेषता को हम क्या नाम देते हैं? इसी विशेषता को हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। ठीक है, भूमंडलीय तापन क्या है? कि भूमंडलीय तापन जब धरती का तापमान जो है एक निश्चित अवधि से बढ़ जाए, मतलब एक निश्चित रेशियो से जब बढ़ने लगता है तो हम इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है ये कि जब धरती का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि की वजह से बढ़ने लगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि कैसे हो रही है? तो यार कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो नॉर्मल है हमारे पास, लेकिन हो क्या रहा है कि हम जो है कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उद्योग धंधे चला रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जमा हो रही है और उसके जमा होने की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। बेसिक बात है, आप लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर वायुमंडल का संगठन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इसके एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डायग्राम बना हुआ है। एनसीईआरटी की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बहुत अच्छे से डायग्राम बनाती है, खासकर चित्र इसके बहुत अच्छे होते हैं। अब लिखा हुआ है कि वायु जो हम उपयोग कर रहे हैं सांस लेने के लिए, वह अनेक गैसों का मिश्रण है और वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या मिलेगी आपको? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। 78% आपको यहां मिलेगी नाइट्रोजन और 21% मिलेगी आपको ऑक्सीजन। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज भी याद रखना, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद आर्गन है 0.93% और बाकी में 0.04% में अदर गैसें हैं। ठीक है ना, ये इसका जो है कंपोजिशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब लिखा हुआ है नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली
गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, लेकिन फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता, चलिए, पौधों को अपने जीवन के लिए, ओके, हाँ, लिखा हुआ है पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, यानी पौधों को नाइट्रोजन चाहिए। पौधों को नाइट्रोजन क्यों चाहिए? क्योंकि पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। अब पौधा जो होता है वो सीधे सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकता वायु से, वो नाइट्रोजन लेता है नाइट्रेट के फॉर्म में। कहां से? मिट्टी से। ठीक है, तो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। तो यहां हमें पता चलता है कि पौधे जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से लेते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, यानी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। पौधे ऑक्सीजन बना रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है? इससे इसका बैलेंस बना रहता है। ठीक है ना, इससे इसका बैलेंस बना रहता है। लिखा है यदि हम वृक्षों को काट दें तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। ऑब्वियस बात है, अगर हम इसको काट देंगे, हम पौधों को काट देंगे, वृक्षों को काट देंगे, तो संतुलन बिगड़ जाएगा, इसमें क्या डाउट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है हरे पादप। अब देखिए, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक है। वास्तविकता में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, क्योंकि अगर प्रदूषक होती तो नेचर कभी भी इसे एटमॉस्फेयर में नहीं रखती। ठीक है, ये प्रदूषक तब होती है जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे भोजन कैसे बनाएंगे अपना, है ना। तो वही लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। यानी मनुष्य और जीव जंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो ये बैलेंस बना रहता है। अब हो क्या रहा है कि पौधे तो हमने काट डाले, पेड़ तो हमने काट डाले, और जीव जंतुओं को भी खैर मार ही डाला है, लेकिन इंसान अपनी आबादी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? ये डिसबैलेंस हो गया है ना। हाँ, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। इसी को हम बोलते हैं साथियों ग्लोबल वार्मिंग, जब धरती पर अनावश्यक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। चलिए, है ना। अब यहां पर देखिए कुछ जो है पेपर कटिंग यहां पर आपको मिलेगी। ठीक है ना, वही ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के बारे में बताया गया है। देखिए कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया गया है। जरा आप इसे देखना चाहो तो देख लो। ठीक है ना। अच्छा, चलिए एक इसको और देख लो। अच्छा, वायु के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट बताए गए हैं, जैसे जब वायु गर्म होती है तो फैलती है तथा हल्की होकर ऊपर उठती है। ठीक है, यानी गर्म वायु जो होती है उसके बारे में बताया गया है कि गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है और ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? वायु चक्र। ठीक है ना, गर्म हवा ऊपर की ओर उठ जाती है तो हवा की जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह को भरती है कौन? ठंडी हवा। ठीक है ना, तो गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह ले लेती है ठंडी हवा। इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं एयर साइकिल, या हिंदी में वायु चक्र। चलिए आगे देखते हैं जरा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है इसमें वायुमंडल की संरचना। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो देखिए साथियों, वायुमंडल की संरचना की बात करें अगर हम, तो लिखा हुआ है वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, सबको पता है, और ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, पेपर में कई बार आ भी चुका है कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं साथियों? वायुमंडल में 5 परत होती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल तथा बाहिर्मंडल। इसे आप अंग्रेजी में याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। इसको बोलते हैं टोपोस्फियर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, इसको बोलते हैं मीजोस्फियर, इसको बोलते हैं
आइनोस्फीयर और इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये आप अंग्रेजी में ही याद रखो क्योंकि हिंदी में नहीं आता है, पेपर में अंग्रेजी में ही आएगा। चलिए, अब यहां पर सभी परतों के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, अगर मैं इसे छोटा कर दूं, चलिए, तो शायद आपको दिखना चाहिए थोड़ा बहुत, तो चलिए दिखेगा ही, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए, ठीक, वायुमंडल की, देखिए इसमें आप देखो, वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है साथियों वो है ये। ठीक है, वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है वो है साथियों क्षोभ मंडल। ठीक है, ये क्या है, ये है क्षोभ मंडल, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये वायुमंडल की पहली परत है। ठीक है ना, इसकी जो ऊंचाई होती है साथियों वो होती है 8 किलोमीटर से लेके करीब करीब 18 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक आपको मिलेगा ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है साथियों, तो क्षोभ मंडल की विशेषता है कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, मौसमी घटना, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, मौसमी संबंधी घटनाओं का अर्थ क्या हुआ, तो बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, मतलब ये तो एक ही बात हो गई, बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, ओले आ रहे हैं, ठीक है, कोहरा हो रहा है, चक्रवात आ रहा है, ये जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं देख रहे हैं आप, बादल हो रहे हैं, धूप निकल रही है, ये सारी की सारी मौसमी घटनाएं साथियों इसी मंडल में होती हैं। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल से थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ते हैं साथियों। क्षोभ मंडल से जब आप ऊपर की ओर बढ़ते हो तो ये रहा आपका, देखिए क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समताप मंडल, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इसकी जो ऊंचाई है वो आपको यहां पर दिखाई दी जाएगी। इसकी ऊंचाई आप देख पाएंगे 10 किलोमीटर से लेकर के यहां आपको करीब करीब 45 से 50 किलोमीटर तक इसकी आपको ऊंचाई मिलेगी। इसका नाम है साथियों स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। नाम समताप मंडल है तो विशेषता क्या है, विशेषता है इसकी ये कि इसी मंडल में तापमान समान रहता है। यहाँ पे तापमान में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तापमान एक जैसा रहेगा। दूसरा, क्योंकि यह तापमान एक समान रहता है तो इस वजह से इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इस मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होगी, ना आंधी आएगी, ना तूफान आएगा, बारिश वारिश यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। और चूंकि ये सब मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए हवाई जहाज देखो यहीं उड़ता है, लिखा हुआ है हवाई जहाज, ठीक है ना, तो हवाई जहाज यहीं उड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके बारे में वो है ये साथियों कि इसी मंडल में ऊपर की ओर यहां पर आपको मिलती है ओजोन लेयर। ठीक है ना, देखिए लिखा भी हुआ है यहां पर कि इसी मंडल में आपको मिलेगी ओजोन लेयर। यहां पर आपको मिलेगी क्या, ओजोन परत। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना ओजोन परत किस मंडल में मिलेगी आपको, ओजोन परत आपको मिलेगी साथियों समताप मंडल में। ओजोन परत क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन परत हमें बचाती है सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से, तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए, और यदि हम देखें तो इसके ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल की क्या विशेषता है साथियों, तो मध्यमंडल की ऐसी कोई खास विशेषता नहीं है। ठीक है, ठीक, मध्यमंडल की ऐसी कोई खास विशेषता नहीं है। ऊंचाई आप देख लो 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, 80 किलोमीटर तक करीब करीब इसकी ऊंचाई है। और इंपॉर्टेंट इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस इतना है कि जो उल्का पिंड अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जब धरती उन्हें अपनी ओर खींच लेती है तो इसी मंडल में आकर उल्का पिंड जल उठते हैं। बस यही याद रखना है, जलने लगते हैं। ठीक है ना, उल्का पिंड किस मंडल में आके जलेंगे, मध्य मंडल में, मीजोस्फीयर में आकर के जलने लगते हैं। मीजोस्फीयर से ऊपर हम बढ़ देंगे तो आ जाएगा आपका आइनोस्फीयर। ठीक है, ये रहा आइनोस्फीयर, इसकी ऊंचाई करीब करीब आपको 100 किलोमीटर तक मिलेगी। ठीक है ना, ये है आपका क्या, ये है साथियों आइनोस्फीयर। ठीक है, चलिए ओके, आगे देखते हैं हम लोग। और इसके आगे यदि हम देखेंगे तो आपको मिलेगा आइनोस्फीयर। हाँ, आइनोस्फीयर को यदि हम देखें साथियों तो आइनोस्फीयर में क्या होता है कि आइनोस्फीयर में रेडियो वेव्स होते हैं। रेडियो वेव्स इसी मंडल से टकराकर धरती पर वापस
आ जाती हैं। याद रखना, रेडियो वेव्स जो धरती से हम छोड़ते हैं वो कहाँ तक जाती हैं, वो जाती हैं इस आइनोस्फीयर तक और यहाँ से टकरा करके धरती पर वापस लौट आती हैं। जितना भी वायरलेस सिस्टम है ना, वॉकी टॉकी काम करता है कैसे, वॉकी टॉकी काम करता है कि वॉकी टॉकी धरती से रेडियो वेव छोड़ता है, वो रेडियो वेव्स यहाँ तक जाती हैं और यहाँ से टकरा कर धरती पर वापस आ जाती हैं। धरती पर लगे होते हैं रिसीवर, वो उसको रिसीव कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी मैच करके आपकी बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आइनोस्फीयर, इसी में रेडियो वेव्स आपको मिलेंगी। और इसके ऊपर जाओगे तो मिलेगा एक्सोस्फीयर, बाहर मंडल है। बाहर मंडल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत हल्की 2-4 गैसें मिलेंगी। और इसके आगे आप चले जाओगे तो ओपन स्पेस शुरू हो जाता है, डीप स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हुआ हमारा इसकी संरचना। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तरह। तो इसको पूरा पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बात कर रहा है मौसम और जलवायु की। लिखा हुआ है क्या आज वर्षा होगी, क्या आज का दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी बारी हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। ठीक है ना, यानी यहां पर बेसिक हमें यह समझाया गया है कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। ठीक है, अब मौसम जलवायु क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं बहुत ही आसान भाषा में। देखो भैया, मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम क्या होता है, मौसम होता है किसी भी स्थान की, किसी भी जगह की, उस समय के, किसी भी जगह पे उस समय वायुमंडल की स्थिति क्या है उस समय में। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो आज 2 अगस्त है, तो मैं जहां पर बैठा हूं ये कासगंज है, तो कासगंज में 2 अगस्त को वायुमंडल की जो स्थिति होगी कासगंज में, वही कासगंज का मौसम होगा। अगर वायुमंडल में बादल छाए हुए हैं तो कासगंज में बादल छाए होंगे। अगर वायुमंडल में कासगंज में बारिश हो रही है तो यहाँ पर भी बारिश होगी, मौसम नम हो जाएगा। ठीक है ना, धूप तेजी से निकलेगी तो यहाँ पर गर्मी हो जाएगी। तो मौसम क्या है साथियों, मौसम है किसी भी जगह के वायुमंडल की वर्तमान स्थिति, जो उस समय में कंडीशन चल रही होगी वायुमंडल की, उसको बोलेंगे हम क्या, उसको बोला जाएगा साथियों मौसम। ठीक है ना, अब मौसम जो है बदलता रहता है, मौसम बदलता है। सुबह आप उठे तो हो सकता है आपको धूप मिले, दोपहर में बहुत गर्मी पड़ी, बादल हो गए, शाम को बारिश हो जाए। तो ये जो है ये बदलता रहता है, ये स्थिर नहीं है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। सुबह के समय अलग होगा, रात के समय में अलग होगा, दिन के समय में अलग होगा, 2-2, 3-3 घंटे के हिसाब से भी बदल जाता है। ठीक है, और स्थान से स्थान पे बदल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जलवायु की, तो साथियों जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर चीज है। अगर आप किसी भी स्थान के 30 से 40 वर्ष के मौसम का औसत निकाल लो, यानी पिछले 30-40 वर्षों में उस जगह का मौसम क्या रहा है, तो उसको कहा जाएगा उस क्षेत्र की जलवायु। ठीक है ना, हाँ, मौसम होता है वेदर, जलवायु होता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट बदलती नहीं है, क्लाइमेट चेंज इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो किसी भी जगह का मौसम तो बदल सकता है, सुबह के समय में अलग, रात के समय में अलग, लेकिन जलवायु स्थिर होगी साथियों, जलवायु में बदलाव नहीं होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जलवायु स्थिर चीज होती है। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है तो वहां की जलवायु कैसी होगी, नम होगी। अगर कहीं पे साल भर ठंडी पड़ रही है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ की जलवायु जो है ठंडी है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम बोलेंगे जलवायु गर्म है। तो ये मौसम का एवरेज है 30 से 40 वर्षों का, जो बदलता नहीं है। ये बहुत लंबी स्थिति है मौसम की। तो जलवायु एक स्थिर चीज है, जबकि मौसम एक स्थिर चीज नहीं है, ये समय के साथ बदल जाती है, प्रतिदिन के हिसाब से भी बदल जाती है। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है कि मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। ठीक है ना, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो जलवायु स्थिर चीज है, मौसम स्थिर चीज नहीं है। आगे देखो, आगे देखिए तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। ठीक है ना, हाँ। चलिए, अब यहां पर कुछ बताया गया है, जैसे तापमापी तापमान मापती है, वायुदाब मापी वायुदाब माप रही है। ठीक है ना, वर्षा मापी वर्षा की मात्रा माप रही है। तो वही सब बताया गया है। आगे देखिए, आगे बताया गया आइसोलेशन के बारे में। आपतन, आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है।
इसीलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है ना। आपतन का मतलब क्या है, जरा मैं थोड़ा सा आपको चलो बताने का प्रयास करता हूं। ठीक, ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के बीचों बीच आपको मिलेगी भूमध्य रेखा। ठीक, तो भूमध्य रेखा पे हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, इस जगह पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी बिल्कुल सीधी। तो जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ गर्मी होगी कि सर्दी होगी? ऑब्वियस बात है, गर्मी होगी। ठीक, वहीं अगर हम बात करें ध्रुवों की, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, तो यहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, यहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं साथियों तिरछी। अब जब सूर्य की किरणें यहां पर तिरछी पड़ रही हैं तो यहां गर्मी होगी या सर्दी होगी? जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो गर्मी कैसे हो पाएगी? इसीलिए यहां पर सर्दी रहती है, और सर्दी रहती है इसीलिए ये इलाके जमे रहते हैं। अगर यहां पर भी भूमध्य रेखा की तरह सूर्य की किरणें सीधी पड़े तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। वही बता रहा है, आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, यानी आइसोलेशन जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, और ध्रुवों की ओर घटता चला जाएगा। इसीलिए भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी है और ध्रुवों पर सबसे कम गर्मी है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से ढके हुए क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें उगेंगी ही नहीं। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं तथा रात के समय में यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। जैसे अब इस बार अगस्त चल रहा है, अभी जब सर्दियां आएंगी तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सर्दियों में जैसे क्या होता है कि सर्दियों में मान लीजिए आप जो है शहर से गांव की ओर जा रहे हैं, तो जब तक आप शहर में रहेंगे आपको गर्मी का हल्का सा अनुभव होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप शहर की सीमा से गांव की ओर एंट्री करोगे, जैसे ही शहर खत्म होगा तो आप देखेंगे टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर जाता है, अचानक से आपको ठंडक लगने लगेगी। ये ऐसा ही है, क्योंकि जो खुली जगह होती है जहाँ पे घर नहीं बने होते हैं वहां पे गर्मी कम होती है, और जो शहर होते हैं वहां पे सड़कें होती हैं, है ना, वहां पर जो है आपको घर मिलेंगे तो वो गर्मी छोड़ते हैं। वही सब हमें बता रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे देखो जरा। आगे यहाँ पर बता रहा है, देखिए टेम्परेचर के बारे में कि तापमान को मापने की इकाई क्या है? तो तापमान को मापने की मानक इकाई है सेल्सियस। इसका आविष्कार किया था एंडर सेल्सियस ने। ठीक है ना। जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है तथा 100 डिग्री पर उबलने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल सेल्सियस में ही मापते हैं, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, ये सारी चीजें तापमान को मापने में काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बताया गया है थोड़ा सा वायु दाब के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में। देखो एयर प्रेशर क्या है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है ना, यानी धरती पर चारों ओर वायुमंडल है, उसमें वायु है, उसमें गैस है, गैसों में वजन है, तो वो वजन जो धरती पर लग रहा है, वो जो प्रेशर धरती पर लग रहा है, जो एयर मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं एयर प्रेशर, हिंदी में वायु दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है ना, हाँ वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे ज्यादा होता है तथा ऊंचाई पर जाने पर यह घटता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे आप धरती से ऊपर की ओर जाओगे वायु दाब लगातार कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायु की मात्रा कम होगी, और वायु की मात्रा कम होगी तो उस पर लगने वाला प्रेशर भी कम हो जाएगा। बहुत सामान्य सी बात है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यानी किसी स्थान पर कितना वायु दाब होगा ये डिसाइड करेगा टेम्परेचर। अगर कहीं पे गर्मी ज्यादा है तो वहां पर जो हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, और गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी मतलब वायु कम हो जाएगी, और वायु कम होगी तो वायु दाब भी कम हो जाएगा। अगर कोई जगह ठंडी है तो ठंडी हवा नीचे की ओर उतरती है, और नीचे की ओर उतरेगी तो वायु की मात्रा बढ़ेगी, वायु की मात्रा बढ़ेगी, वायु का दबाव बढ़ेगा, यानी उस स्थान पर वायु दाब ज्यादा होगा। ठीक है, यही सब बताया गया है। ठीक है ना।
अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा यह निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश तथा नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाती है। वही जो मैंने आपको बताया वही सब है, ठीक है ना। उच्च वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। वायु जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। चलिए अब यहां पर ये बॉक्स जो है कुछ बना हुआ है, इसको देख लो। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहां वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई एक पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए वो पहनते हैं स्पेस सूट। चलो आगे देखते हैं। आगे बताया गया है पवनों के बारे में। पवन क्या है? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, ठीक है ना। अगर वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है तो इस गति को हम बोलेंगे पवन, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ती है, ठीक है ना। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। मतलब वही हवा के बारे में बताया गया है, बेसिक बात है। चलो आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे यहां पर कुछ हवाओं के बारे में बताया गया है। अब साथियों हवाएं जो होती हैं ये होती हैं 3 तरीके की, ऐसा ये हमें बता रहा है। चलो देखते हैं। यह मैं बोल रहा है कि हवाएं जो होती हैं साथियों 3 तरीके की होती हैं। पहली होती है परमानेंट विंड यानी स्थायी पवनें। स्थायी पवनें क्या है? स्थायी पवनें वो पवनें हैं जो साल भर एक ही दिशा की ओर चलती हैं और इनके चलने की दिशा में मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, या इनके चलने की दिशा कभी भी बदलेगी नहीं। ये साल भर निश्चित दिशा की ओर ही गति करती हैं। ऐसी पवनों को बोलते हैं हम लोग स्थायी पवनें। एग्जाम्पल तो ये देखो, ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली पवनें, मैं इसको बना देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये है साथियों व्यापारिक पवनें, ठीक है। ये भी ये स्थायी पवनों के उदाहरण है, ठीक है ना। यहां पर आपको दिखाई दे रही है ये है पछुआ पवनें, ये भी स्थायी पवनों के उदाहरण है और इनके चलने की दिशा साल भर निश्चित रहती है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, कभी भी चेंज नहीं होती है। ये स्थायी पवनें। दूसरी है मौसमी पवनें। मौसमी पवनों का अर्थ है ये अस्थायी पवनें, यानी ये मौसम के अनुसार अपने चलने की दिशा को बदल लेती हैं, ठीक है ना। मौसम बदलेगा इनके चलने की दिशा भी बदल जाएगी, इसीलिए इनको बोलते हैं मौसमी पवनें या अस्थायी पवनें, ठीक है ना। जैसे भारत में मानसूनी पवनें, मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार, कि भारत में अगर हम देखें, भारत में यदि हम देखें साथियों तो गर्मियों के मौसम में मानसूनी पवनें चलती हैं इस तरीके से। ये गर्मियों की स्थिति है। गर्मियों के समय में मानसूनी पवनें कैसे चल रही हैं? गर्मियों के समय में मानसूनी पवनें चल रही हैं समुद्र से स्थल, ठीक। और यदि हम इसका जस्ट उल्टा कर दें, ये गर्मियों की स्थिति है, यदि हम इसका उल्टा कर दें सर्दियों की स्थिति में अगर हम आ जाएं तो सर्दियों में ये जस्ट उल्टा चलेंगी, ऐसे करके चलेंगी। तो दिशा बदल रही है कि नहीं? गर्मियों में चल रही है समुद्र से स्थल और सर्दियों में चल रही है स्थल से समुद्र। तो ये एग्जाम्पल है किसका? ये एग्जाम्पल है साथियों, ये एग्जाम्पल है मौसमी पवन का। फिर आता है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें वो होती हैं जो किसी विशेष जगह पे चलती है ना, जैसे नार्वेस्टर है, विली विली है, या भारत में बहुत ही फेमस है लू, ठीक है ना। ये किसी जगह पे स्थानीय रूप से चलने वाली पवनें हैं, ठीक है। चलिए तो ये हुआ आज का हमारा यहाँ पर चैप्टर साथियों, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर जो है वर्षा के बारे में भी बताया गया है, इसको भी देख लो। देखो जरा, आर्द्रता के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ह्यूमिडिटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है?
जब जल पृथ्वी तथा विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि धरती में बहुत सारे जल स्रोत हैं, समुद्र है, नदियां हैं, झीलें हैं। जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ से पानी जो है इवेपोरेट होता है और भाप बनकर कहाँ पहुंच जाता है? वायुमंडल में। तो किसी भी समय में वायुमंडल में मौजूद नमी की मात्रा को क्या बोलते हैं? आर्द्रता। ठीक है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफी समय लगता है तथा हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता। ये वो स्थिति है, कभी आपने देखा होगा कि अभी जैसे अभी का मौसम में बात करूं अगस्त में, तो अभी आप देखते हैं कि साफ पंखा भी चलता रहता है और पसीना भी आता रहता है। कूलर पंखे में ऐसा खासकर होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ एसी है तो ये समस्या नहीं है। एसी तो अंदर से सुखाती है, मजा ही कर देती है ना। लेकिन पंखे कूलर में समस्या आपको होगी कि पंखे कूलर में आप देखेंगे कि पंखा कूलर भी चलता रहेगा और आपको गर्मी भी लगती रहेगी। ठीक है ना। तो वही बता रहा है मैं यहाँ पर। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। ठीक है ना। हाँ, आगे लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक हमें पथ के रूप में दिखाई देती है। आपने हवाई जहाज में देखा होगा कि हवाई जहाज एक पीछे लाइन छोड़ते हुए जाता है। एक्चुअल में वो क्या है? उसके इंजन से निकली हुई नमी है। ठीक है, जब वो कंडेंस हो जाती है तो हमें वो दिखाई देती है लाइन के रूप में। वही बता रहा है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है तथा निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, इसे आप देख लो। ठीक है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा चक्रवाती वर्षा। ठीक है ना। ये 3 प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर साथियों। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, बाकी इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है ना, उसको आप देख लो, है ना। जैसे वायुमंडल क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चलो मैं इसे जूम करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल क्या है? तो धरती के आसपास जो सघन वायु का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? तो अभी हमने देखा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम किसे कहते हैं? तो अभी मैंने बताया, किसी भी स्थान पर किसी भी जगह की जो वायुमंडलीय दशा होती है उस समय की, उसको मौसम कहा जाता है। वर्षा के 3 प्रकार लिखो, तो अभी हमने देखा, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और एक टाइप और था जो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वायुदाब क्या है? तो मैंने अभी बताया कि एयर, धरती पर जो प्रेशर लगा रही है उसे एयर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना। ये सब आप देख लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक, जैसे देख लो, कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण परत है भैया क्षोभ मंडल। वायुमंडल में निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो समताप मंडल में एक भी बादल नहीं मिलेगा आपको। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब, मैंने अभी बताया, ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो वायुदाब घटेगा, बेसिक पॉइंट है, तो घट जाएगा। जब वृष्टि तरल रूप में धरती पर आती है तो उसे क्या बोलते हैं? वर्षा, है ना। ये आप लोग जो है इसको मिलाना और इसका आंसर कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर इस पर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो मैं इसको आगे भी लाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सहयोग बनाए रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है साथियों बनाने में, पसीना पसीना हो जाते हैं हम लोग इसको बनाने में। तो बस ये रहता है कि ठीक है, आप लोगों तक एक अच्छा मटेरियल पहुंच जाए और आप लोग कभी ना कभी जीवन में इस जानकारी का उपयोग करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाएं। अगर हमारी वजह से आपका 1 नंबर भी बढ़ता है तो ये हमारी मेहनत को जायज ठहराएगा और शायद आप हमें कभी जीवन में याद करें। ऐसी उम्मीद करते हैं। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।